ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है पैरा खेलों के पदक विजेताओं की संघर्ष से शिखर तक पहुंचने के सफर पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं 3 बार के पैरालंपिक्स पदक विजेता पद्म भूषण देवेंद्र झाझरिया, पैरा तीरंदाजी के कोच कुलदीप वेदवान, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की रजत पदक विजेता पैरा तीरंदाज पायल, पैरालंपिक्स 2024 के कांस्य पदक विजेता पैरा तीरंदाज राकेश कुमार और पैरालंपिक्स 2024 की कांस्य पदक विजेता पैरा शूटर मोना अग्रवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों की फिक्र छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि खेल केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये साहस, संकल्प और आत्मविश्वास की कहानी है। और अगर हम अपने पैरा एथलीट्स और पैरा खिलाड़ियों के जोश और उनकी सफलताओं की बात करें तो पैरा एथलेटिक्स और पैरा खेलों ने एक वो मुकाम हासिल किया है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। अपनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, अपने संघर्ष के बावजूद, अपनी मेहनत और जुनून से हमारे जो पैरा एथलीट्स हैं और पैरा खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने अभूतपूर्व इतिहास रचा है। हमारे श्रोताओं को याद ही होगा कि जब पेरिस में पैरालंपिक खेल हुए थे 2024 में, तो भारत ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाया था। 7 स्वर्ण पदक जीते थे, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक जीते थे। कुल 29 पदक जीतकर दुनिया भर में हमारे झंडे को ऊंचा किया था। और इस अदम्य इच्छा शक्ति और जज्बे से ही आज जो पैरा स्पोर्ट्स है वो एक बहुत बड़ा प्रमाण बना है। इन दिनों दिल्ली में भी जो पैरा स्पोर्ट्स है वो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के रूप में हमारे बीच हो रहे हैं। और आज इसीलिए हमने चर्चा के विषय है कार्यक्रम में हमने इस खास चर्चा को रखा है जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। और मैं परिचय करवाना चाहूंगा एक एक करके सभी मेहमानों का। देवेंद्र झाझरिया जो 3 बार के पैरालंपिक पदक विजेता हैं और पद्म भूषण, पद्मश्री और खेल रत्न से सम्मानित हैं, जिन्होंने पैरा खेलों में नए आयाम स्थापित किए हैं। साथ में मोना अग्रवाल जी जो पैरा शूटर हैं, जिन्होंने पेरिस 2024 में पैरालंपिक्स में कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था। और हमारे साथ राकेश कुमार जी हैं जो पैरा आर्चर हैं, जिन्होंने अपनी सटीकता और अपने धैर्य से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की है। साथ ही हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं पायल नाग, 17 वर्षीय वो पैरा आर्चर चेहरा जिन्होंने अपने हाथ पैरों के बिना अपनी लगन से राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और भविष्य में देश के लिए और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का उनका बहुत बड़ा सपना है। और साथ में हम स्वागत करना चाहेंगे पैरा आर्चर खिलाड़ियों को दुनिया के सामने लाने वाले कुलदीप जी का, जो एक अनुभवी कोच हैं। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। मोना जी, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस बार के जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं उसमें आपकी किस तरह की हिस्सेदारी है, और साथ में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका यहाँ तक का सफर कैसा रहा, संघर्ष कैसा रहा। इस पैरा खेलों के अलावा अपनी कहानी भी हमारे साथ साझा करें। देवेंद्र सर साथ में हैं तो मैं उनको भी कहूंगी क्योंकि वो हमारे रोल मॉडल हैं और हमारे पीसीआई के थ्रू जो प्रेसिडेंट बनके वो हमें आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम सबकी जो ग्रोथ हो रही है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, खेलो इंडिया जो है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जब पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे तो मैंने पार्टिसिपेट किया था, और मेरी जो पेरिस की जर्नी है, मैं यूं कहूंगी कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स फर्स्ट सीजन ने मेरे पेरिस की जर्नी में नींव का पत्थर रखा था, क्योंकि वहां से मुझे वो कॉन्फिडेंस आया था। मेरे उस समय 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रोंज मेडल था, और मैं उस समय भी स्टार शूटर थी, स्टार मतलब एथलीट थी खेलो इंडिया की, उस सीजन की भी और इस सीजन में भी मैं स्टार एथलीट हूँ खेलो इंडिया की। इस बार भी मेरे पास 3 मेडल है, 1 गोल्ड मेडल है और 2 सिल्वर मेडल है। तो वो जब मैंने कंटिन्यू 3 मेडल जीते थे, उससे मुझे जो कॉन्फिडेंस आया था, उस कॉन्फिडेंस को लेके मैंने अगले 3 महीने फिर प्रैक्टिस की, जिससे कि मार्च में जो न्यू दिल्ली वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर मुझे पेरिस के लिए कोटा मिला और उसके बाद में पेरिस के अंदर मेडल आया। तो ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, ये जो बिगिनर्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है,
तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन खिलाड़ियों के लिए जो टॉप लेवल पे आए नहीं हैं, आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिडवे में स्ट्रगल चल रही है और एक छोटा सा पुश चाहिए। उस पुश के लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ने दिया है। और अगर मैं जी मेरी सारी स्ट्रगल्स के बारे में बताऊं तो हम एक नॉर्मल इंसान की लाइफ लेना, तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया हो और स्ट्रगल करके कोई ना कोई मंजिल तक ना पहुंचा हो। हर इंसान अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करके आगे पहुंचता है। तो उसी तरह की कुछ स्ट्रगल्स, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स या फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से कुछ स्ट्रगल्स हुई होंगी, तो ये सब फैमिली स्ट्रगल्स हुई थी, तो ये सब मेरी लाइफ में भी हुआ। जी इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि किसने कितनी स्ट्रगल की, मेरा ये मानना है पर्सनली कि उन सारी स्ट्रगल्स के बाद आप कितना अपने उस लक्ष्य को लेकर डटे रहते हो और आगे बढ़ते रहते हो, जी ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और हम आपसे ये भी जी। जानना चाहेंगे मोना कि जो पैरा शूटिंग है वो, इस पैरा शूटिंग ने आपको पेरिस के मंच तक पहुंचाया, तो कुछ आप अपनी कहानी हमारे साथ संक्षेप में साझा करना चाहेंगे कि क्या कुछ थोड़ी चुनौतियां रहीं और कैसे आपका रुझान पैरा शूटिंग की ओर रहा? ये ऐसा था कि मैंने 2-3 इवेंट्स जो है, स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट किए थे। हमारी डिसेबिलिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है, तो मेरी रिसर्च ये थी कि किस तरह की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को किस तरह का गेम खेलना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम रिजल्ट लेके आ सके। एबल बॉडी में चॉइस के ऊपर होता है कि मुझे ये गेम स्पोर्ट्स पसंद है, मैं ये खेलना चाहता हूँ, लेकिन हमारे साथ ये है कि मुझे पावर लिफ्टिंग पसंद है लेकिन मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग मैं पावर लिफ्टिंग खेल नहीं सकती क्योंकि मेरा बॉडी पोस्चर जो है वो खराब हो जाएगा। तो मुझे वो देखना था कि टेक्निकलिटी लेग के साथ में मैं ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट है जो अटेम्प्ट कर सकती हूँ जिसमें मेरी बॉडी जो है बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। तो ऐसे सारे एनालिसिस करने के बाद एथलेटिक्स, पावर लिफ्टिंग और सिटिंग पैरा वॉलीबॉल करने के बाद मुझे शूटिंग मिला। सिटिंग पैरा वॉलीबॉल की मैं फाउंडर प्लेयर रही हूँ नेशनल लेवल पे। पूरी टीम इंडिया की गर्ल्स की मैंने बनाई थी, पहला नेशनल हम्म कंडक्ट करवाया हम्म था। और फिर उसके बाद में कुछ फैमिली रिस्ट्रिक्शंस आई। फैमिली, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, बच्चे छोटे थे, तो घर वालों का ये कहना था कि तुम घर पे रहो, अब अपनी फैमिली को संभालो। और मेरा ये सोचना था कि अब हस्बैंड, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उनको न्यूरो ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्रेन में इंजरी है, तो मेरा ये मानना था कि अब मुझे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तो अब मुझे ज्यादा डेडिकेशन के साथ मेरे स्पोर्ट्स पे फोकस करना है ताकि मैं रिजल्ट लेके आ सकूं। बिल्कुल। तो आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मोना आपको, और जिस तरह से आपने अपने संघर्ष से अपनी जो इच्छा शक्ति और जो जिजीविषा आपके अंदर थी उसको पूरा करते हुए पेरिस तक का अपना सफर पूरा किया, और आगे भी भविष्य में पैरा स्पोर्ट्स में आप जो हासिल करेंगे उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। हम जुड़ना चाहेंगे अब देवेंद्र झाझरिया जी से। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। देवेंद्र जी, आपने 2004 में अपना पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता था, और तब से लेकर अब तक जो पैरा खेलों में कई बदलाव आए हैं, नए आयाम स्थापित हुए हैं, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप इस बहुत बड़े बदलाव को कैसे देखते हैं, और भारत में जो पैरा खेलों के प्रति नजरिया बदला है, लोगों में एक समझ पैदा हुई है, इस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये बदलाव का दौर मैंने देखा है, मैं किस्मत वाला हूँ, क्योंकि 2004 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, खुद के खर्चे से जाना पड़ा और इतना खर्चा उठाने में सक्षम भी नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं से हमने मेहनत की, इधर उधर से पैसे किए, तो एथेंस पहुंचना एक चैलेंज था। लेकिन मैंने ये देखा मेरी लाइफ में कि आप के सामने यदि कोई चैलेंज आता है तो इसका मतलब ये है कि आप सक्सेस की तरफ हो। तो मैं जब एथेंस पहुंचा और वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल लिया, तो मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट यही था कि मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि पैसे लगा करके किसी खिलाड़ी को ना जाना पड़े। मैं बहुत परेशानी उठाई है, लेकिन उस समय इतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इसके बाद 2014 के अंदर पैरा एशियन गेम थे, मैंने मेडल भी जीता। मुझे आज भी याद है, प्रधानमंत्री जी से मिला था मैं, तो मैंने एक बात रखी थी उनके सामने कि सर, खिलाड़ी मेडल ले लेते हैं लेकिन उनको जो प्राइज राशि होती है वो 5-5 साल नहीं मिलती, 4-4 साल नहीं मिलती, खिलाड़ियों का हौसला टूटता है। तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र, मेरा ये वादा है, खिलाड़ी खेल के जीत के आएंगे, घर तभी जाएंगे जब उनके हाथ में चेक होगा। तो 14 के बाद में जो ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, उसमें जब खिलाड़ी जीत करके आता है तो उसके हाथ में वो चेक लेकर के जाता है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। बहुत बड़ा बदलाव देखा है मैंने ये, और इस बदलाव का मैं साक्षी बना हूँ। आज देखा जाए तो पेरिस पैरालंपिक में मोना अग्रवाल है साथ में, उन्होंने मेडल जीता। पेरिस पैरालंपिक में
गवर्नमेंट ने हमें इतनी हेल्प की कि मैं बता नहीं सकता, इतनी फैसिलिटी कोई दे ही नहीं सकता। हमारे 50 खिलाड़ी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में थे। जो स्कीम में थे उनको हर सुविधा, वो अपने पसंद का कोच ले सकते हैं, वो अपने पसंद का फिजियो ले सकते थे। इवन वो इंडिया में ट्रेनिंग करने चाहे तो ठीक है, यदि वो फॉरेन में जाना चाहते हैं तो पूरा सरकार ने खर्चा उठाया। जहां हमने 2008 बीजिंग पैरालंपिक थे, हिंदुस्तान का एक भी मेडल नहीं आया था। 12 में हमारा लंदन पैरालंपिक में एक सिल्वर मेडल आया मात्र, लेकिन 16 में जो फैसिलिटी मिली उसमें हमने 4 मेडल जीते। उसमें मैं सेकंड टाइम गोल्ड मेडल जीता था, मुझे आज भी याद है। और वहां से एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। और आते आते पेरिस में हमने 29 मेडल जीते, जो कि हिस्ट्री क्रिएट की। बिल्कुल। और पूरी दुनिया ने माना कि हिंदुस्तान है वो अब स्पोर्टिंग कंट्री बन गया, क्योंकि हम मेडल टैली में भी 18वें नंबर पे रहे। देखिए, जो स्कीमें थी भारत सरकार की, चाहे वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, चाहे वो खेलो इंडिया पैरा, खेलो इंडिया जो गेम्स हुए हैं, चाहे एबल बॉडी का देख लो, चाहे पैरा का देख लो, खेलो इंडिया ने तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी खिलाड़ियों की। जब एक 18 साल का खिलाड़ी, 17 साल का खिलाड़ी, वो ये कहता है, उसके हाथ में बोर्डिंग पास होता है और वो कहता है मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ खेलने, और पूरा खर्चा भारत सरकार उठाएगी, तो ये बदलता हुआ भारत है, ये नया भारत है। और जो एक सपना है प्रधानमंत्री जी का 2047 तक विकसित भारत का, मुझे उम्मीद है वो सपना, ऐसे ही काम करते रहेंगे, हम लोग मेहनत करते रहेंगे तो जरूर पूरा होगा बिल्कुल। हमारा। और देवेंद्र जी, जब हम आपकी उपलब्धियों को समाचारों में, खबरों में पढ़ते थे कि एक ऐसा पैरा एथलीट जो स्वर्ण पदक जीतता आ रहा है और उसने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है, तो निश्चित रूप से आपका जो करियर है वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। अब हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो भारतीय पैरा खेल हैं उनके आने वाले विकास में आप अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं और कैसे आगे इन खेल को आप बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि जो आज हमारी वैसे 29 मेडल की जो टैली है वो एक अभूतपूर्व जरूर है, लेकिन आगे ये और बड़ी टैली में तब्दील हो और देश के दूर दराज के हिस्सों से पैरा एथलीट्स निकलकर सामने आए। तो अपनी भूमिका को आगे कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, एक बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट बहुत जिम्मेवारी है। और कहीं न कहीं जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स का, वो हमने पेरिस में मैंने यूज भी किया है। हमने खिलाड़ियों को फिजिकली ट्रेनिंग करवाई, लेकिन जब वो पेरिस के लिए जा रहे थे तो मैंने यही कहा कि अब यहाँ से इनकी फिजिकली ट्रेनिंग नहीं होकर क्या मेंटल स्ट्रेंथ देनी है मेरे को। जब मोना अपनी लेखरा खेल रही थी तो मैं उनके लिए तालियां बजा रहा था, क्योंकि मेरे को मेंटल स्ट्रेंथ देना है, मेरे को ये दिखाना था मैं खिलाड़ियों आपके साथ हूँ, सभी के मैं साथ हूँ। और डेवलपमेंट की बात करें तो हमने अब की बार अभी अभी जस्ट पीछे ही मार्च में हमने फर्स्ट जो पैरा वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स हमने दिल्ली में करवाई है, उसमें 20 कंट्रियों ने भाग लिया है। और ये अपने आप में इतिहास में पहला टूर्नामेंट इंडिया में ऐसा हुआ जिसमें कि हमारे खिलाड़ियों को दूसरे देशों में जाना पड़ता था खेलने के लिए, कैटेगरी उनके डिवाइड करवाने के लिए कि भाई ये कौन सी कैटेगरी में आएगा। लेकिन हमने सोचा अब हिंदुस्तान बाहर नहीं खेलेगा, हिंदुस्तान खुद खिलाएगा। तो 20 राष्ट्रों ने भाग लिया इसमें और बहुत अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस श्रेणी में हम चाहते हैं कि 2000 जो अभी 25 में हमारा सितंबर में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है इंडिया में, जवाहरलाल नेहरू नई दिल्ली स्टेडियम में, उसमें 100 से कंट्रियां ज्यादा आएंगी और वो पैरा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन हो रही है, चैंपियनशिप हो रही है। और आज तक के इंडिया के हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा कंट्री वाइज इवेंट होने जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि अब इंडिया को ज्यादा से ज्यादा इवेंट होस्ट करने चाहिए, क्योंकि हमें 2036 में जब ओलंपिक पैरालंपिक की मेजबानी लेने का हमें दावा मजबूत होगा हमारा, इसीलिए हम यहाँ पे ये इवेंट करवाए हैं। और खिलाड़ियों को हम जूनियर प्रोग्राम चलाते हैं। जूनियर प्रोग्राम में हमारी फेडरेशन है, वो खिलाड़ियों को जहां पर भी वो खेलते हैं गाँव में अपने, क्योंकि 15-16 साल का दिव्यांग घर नहीं छोड़ता, हम मजबूरी समझते हैं उनकी। माता पिता उनको ये कहते हैं कि दिव्यांग है हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बिल्कुल। जब हम उनको 2 साल वही फैसिलिटी देते हैं तो फिर क्या होता है, उनके माता पिता तैयार हो जाते हैं कि अब हमारा बच्चा दूसरी जगह ट्रेनिंग करने जा सकता है। तो जूनियर प्रोग्राम चला करके हम ये देखते हैं कि 2000 जो 28, 32, 36 के जो ओलंपिक पैरालंपिक होंगे, तो पैरालंपिक में हमें स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए सबसे जरूरी है हमें जूनियर प्रोग्राम चलाने। हम जूनियर इवेंट बहुत कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को एक्सपोजर मिले, उनको मंच मिले और अपना हुनर दिखाने का एक अवसर मिले।
निश्चित रूप से देवेंद्र जी, और उम्मीद है कि आने वाले समय में आपकी भूमिका से और सरकार के समर्थन से और खिलाड़ियों के हौसले और प्रतिभा से हमारा जो पैरा स्पोर्ट्स है वो बहुत बड़ी सफलताएं हासिल करेगा और दुनिया में देश का नाम हमारे पैरा खेलों के जरिए भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अब हम हौसले, जिद और सपनों की एक और कहानी सुनते हैं और कार्यक्रम में जोड़ते हैं हमारी एक पैरा आर्चर पायल नाग को। पायल, बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी सर। नमस्कार। उड़ीसा के आप छोटे से गांव से हैं और बचपन में एक बहुत बड़े हादसे को आपने देखा और उसके बाद भी आपने अपनी उड़ान को नहीं रोका। आप उड़ती रहीं, अपने सपनों को साकार करने के लिए, आपने दुनिया को अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए आप में वो जुनून रहा। हमें अपने सुनने वालों को पहले अपनी कहानी बताएं कि आपका जो बचपन में वो हादसा था, किस तरह से वो एक बड़ा हादसा था और उसके बावजूद आप उबर कर सामने आई और आज एक बड़ी पैरा आर्चर के रूप में पूरा देश आपको जान रहा है। आप अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को सुनाएं। मैं जब 3rd क्लास में थी तो मैं एक पेपर खत्म हुआ, फिर पेपर के बाद मैं मम्मी पापा को बोली कि मैं घूमने जाऊंगी आपके साथ उधर करके। तो मैं मम्मी पापा के साथ जबरदस्ती गई थी। तो मम्मी पापा उधर काम करते थे, मैं 4थे मंजिल पे जाके भाई के साथ खेल रही थी। तभी एक इलेक्ट्रिक तार जाके ना वहां पर था, तो उसमें ना कपड़ा गिर गया था। भाई और मैं कपड़ा से खेल रहे थे, तो भाई भी छोटा था तो उसको पता नहीं था। तो उसने बोला मुझे कि दीदी निकाल के दो। लोहे का रॉड था तो उसी लोहे के रॉड को पकड़ के उसको निकाल रही थी तो करंट लग गया। अच्छा हुआ कि मैं बिल्डिंग के अंदर गिरी, नहीं तो उस दिन क्या होता नहीं पता। फिर हॉस्पिटल लेके गए, चेकअप वगैरह किए। फिर उन्होंने बोले कि हम बच्चे को बचा नहीं सकते करके। डॉक्टर लोगों से भी रिक्वेस्ट की, फिर डॉक्टर ठीक है हम देखते हैं करके। फिर बोले डॉक्टर ने कि बच्चे के हाथ पैर काटने पड़ेंगे, इन्फेक्शन हो गया है करके। तो फिर पैर हाथ को सबको काटना पड़ा। फिर सब बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी करके। मम्मी पापा को भी सब आके बोलते थे। फिर मैं ठीक हो गई अच्छे तरीके से। फिर मम्मी मुझे स्कूल छोड़ने गई एक दिन, तो मम्मी को बोली मैं कैसे लिखूंगी करके, सब बच्चे यहाँ हाथ है वो लिख रहे हैं, मैं कैसे लिखूंगी जो मुझे आप स्कूल में लाके रख दिए करके। तो मम्मा बोली कि तू लिख नहीं सकती तो क्या हुआ, पढ़ तो सकती है करके। धीरे धीरे मैं लिखना भी स्टार्ट की मुंह से, फिर ड्राइंग भी बनाने लगी। और वो आपकी बहुत वायरल भी हुआ है, आपका स्केच जो आप मुंह से बनाती थी सोशल मीडिया पर। हाँ जी। फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर आए और मुझे एक ऑर्फेनेज में ले गए जो कि अनाथ आश्रम में, पार्वती गिरी बाल्मीकितन सुजोतन अनुष्ठान बोल के, वहां लेके गए, मुझे अनाथ आश्रम में रख दिए। फिर मुझे सर मिले, मेरे गुरुजी जो वही कि हम है जानना कुलदीप चाह रहे हैं कुमार। कि कुलदीप सर से आपकी मुलाकात कैसे हुई और कैसे, मतलब तीरंदाजी आपको करनी है, कैसे आपके मन में आया और कैसे कुलदीप सर से आप मिली। सर मुझे देख के मुझे उधर ऑर्फेनेज में फोन किए, तो वहाँ की मैम को फोन किए, तो मैम बोलते हैं हम पायल का तो ऐसे किसी से बात नहीं करवा सकते, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात कीजिए करके। तो सर कलेक्टर सर से बात किया, फिर मुझे बुलाए, फिर मुझे वीडियो दिखाए, शीतल दीदी के वीडियो दिखाए मुझे। तो मुझे तो आर्चरी के बारे में कुछ पता नहीं था। शीतल दीदी के वीडियो देखी, फिर भी सोची शीतल दीदी का तो पैर है, मैं कैसे चलाऊं करके। फिर जब मैं जम्मू कश्मीर आई, कटरा श्राइन बोर्ड पे आई, तो मैं सर को पूछी थी। सर सबको देख के सबके हाथ पैर थे, सब चला रहे थे अपने हाथ में धनुष पकड़ के। तो मैं पूछी सर को कि उदास हो कि सर मैं कैसे चलाऊं करके। तो सर बोले थे बेटी तू चिंता मत कर, मैं तुझे इधर बुलाया हूँ तो मैं ही तुझे सब कुछ करवाऊंगा। मुझे पीठ में थपथपाई, तो फिर मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगी। मुसीबत आने लगे, मेरे मुसीबत के तो हल मेरे साथ है मेरे गुरुजी। फिर धीरे धीरे बिल्कुल। धनुष पकड़ना भी सिखाए मुझे। फिर और उनके ट्रेनिंग के वजह से ही आज मैं नेशनल मेडल भी ले पाई हूँ। और पहला अभी मेडल, जो था नेशनल मेडल खेलो जीतने इंडिया, पर कैसी खुशी है आपको। मैं 2 गोल्ड लाई तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ करके। जी। मुझे उसी दिन लगा था, जिस दिन मुझे सर ट्रेनिंग दे रहे थे उसी दिन ही मुझे लगा था मैं भी कुछ करूंगी करके। तो फिर सब बोल भी रहे थे तो मुझे कुछ करके भी दिखाना था, और सर के ट्रेनिंग के वजह से ही आज मैं 2 गोल्ड मेडल ली हूँ और जो खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल भी ली हूँ। अपने सुनने वालों को हम बताना चाहेंगे, जिन शीतल का नाम अभी पायल जी ने लिया वो बहुत बड़ी पैरा आर्चर हैं और दुनिया में उनका नाम है और उनको पायल ने पराजित किया है। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा लगता है जब हम इतने बड़े नाम के साथ कॉम्पिटिटर होते हैं। ज्यादा हम जानते हैं कुलदीप जी से इस बारे में। कुलदीप जी, आप बताएं कि पायल की प्रतिभा को आपने किस तरह से देखा, किस तरह से पहचाना और क्या लगा आपको, और जिस तरह से उन्होंने अब सफलता हासिल की है और आगे पदक जीते, तो क्या आपको उनमें नजर आता है। मैंने जब पायल को पहली बार देखा तो किसी ने ट्वीट किया था, जैसे कि पायल ने बताया ही है कि ट्वीट किया, फिर हम वहां पे उनको लेने गए और पायल को वहां से लाए। लेकिन पायल को जब मैंने पहली बार देखा तो मेरा एक वो सपना था। सपना क्यों था? क्योंकि मेरे पास में बहुत बड़े बड़े आर्चर सीख करके, मतलब उन्होंने वर्ल्ड के सारे मेडल ला करके मेरे पास रख दिए।
अब मैं बात करूंगा राकेश कुमार जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। अब राकेश कुमार ने वर्ल्ड के सारे मेडल जीते हुए हैं, बस अभी उसको कलर चेंज करना है। हम बात करेंगे पैरा ओलंपिक की, तो राकेश ने पैरा ओलंपिक में ब्रोंज मेडल दिला करके उसने मेरा नाम, देश का नाम और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित किया है। तो आज राकेश कुमार हमारे साथ में है। शीतल देवी है, शीतल देवी भी मेरी स्टूडेंट है। शीतल देवी भी पैरालंपिक मेडलिस्ट है और पैरा एशियन गेम में हैट्रिक मेडल है। हमने देखा कि शीतल तीर चला सकती है, बट शीतल को दोनों हाथ नहीं है। तो मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसको दोनों पैर भी ना हो, दोनों हाथ भी ना हो। तो ऐसे बच्चे बहुत हैं पूरी दुनिया में, तो मैं अपने देश में ही ढूंढ रहा था। और किसी ने कहा है कि जब आदमी शिद्दत से किसी काम को सोचता है या करना चाहता है तो उसको मिलता है, भगवान उसका साथ देता है। तो वो भगवान का ही वो था कि पायल को मेरे से मिलाना था, माता रानी का आशीर्वाद था। किसी ने ट्वीट किया और मैंने पायल को देखा, तो मैं देखते ही पायल का फेस देखा और पायल को देखा कि दोनों हाथ नहीं है, बच्ची को दोनों पैर नहीं है। तो मैं पायल को अपने पास लेके आया और पायल पहले दिन जब देखा उसने तो वो बहुत नर्वस हुई। सर, बच्चे खड़े होकर के तीर चला रहे हैं, लेफ्ट हैंड में धनुष है, राइट हैंड से खींच रहे हैं, और सर मैं कैसे चलाऊंगी? शीतल चला रही है। सर, शीतल को तो दोनों पैर है और पैर से तीर चलाती है। मैं, बेटे चिंता मत कर, तुझे भी तीर चलवाएंगे। तो उसके लिए सर मैंने एक डिवाइस बनाई, उसके लिए 3 महीना लगा और उस डिवाइस की सहायता से पायल को मैंने तीरंदाजी कराना शुरू कराया। और पायल का वो जो पहला तीर चलाया, जो उसके चेहरे पे एक स्माइल था, वो देख करके मुझे बहुत खुशी हुआ। मेरी खुशी ना पैसे से है ना किसी चीज में नहीं है, बस मेरे जो आर्चर है, मतलब ये जो मेरे बच्चे हैं, मैं इनको अपने बच्चे बोलता हूँ कि मेरे जो ना, मैं स्टूडेंट बोलता हूँ, इनके जब मतलब मेडल आते हैं तो वो मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे लगता है कि मेरी 5 साल एज बढ़ गई अगर किसी बच्चे ने नेशनल मेडल लिया है। तो जब पायल ने पहला तीर चलाया तो मैं बहुत प्रफुल्लित हो गया। और फिर मैंने पायल को एक गोल दिया कि बेटे अपकमिंग नेशनल में तुझे मेडल जीतना है। और वो गोल था कि वो नेशनल में पहली बार गई और पहली बार में ही उसने नेशनल जाके चैंपियन बनी, और चैंपियन भी बनी एक पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट को हरा करके। और उससे बड़ी खुशी मेरी क्या थी कि एक पोडियम पे मेरे ही दोनों बच्चे थे। वहां पे हम बात करेंगे शीतल देवी और पायल नाग, दोनों ही मतलब वो गोल्ड के लिए खेल रहे थे। और गोल्ड गया पायल नाग का, शीतल का गया सिल्वर। और मैं तीसरे मेडल की बात करूंगा, तीसरा मेडल भी मेरा ही था, ज्योति बालियान। तो नेशनल चैंपियनशिप की बात करेंगे, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज वो भी कुलदीप वेदवान का ही था। अगर मैं बात करूंगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स की जो हाल ही में हुए हैं दिल्ली में, उसकी भी बात करूंगा कि गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज वो तीनों मेडल कंपाउंड फीमेल कैटेगरी में कोच कुलदीप वेदवान के ही थे, क्योंकि पहला मेडल शीतल देवी का था और पायल नाग का सिल्वर था और ब्रॉन्ज ज्योति बालियान। तो सर मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा खुशी का पल है। और यहीं पे मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, राकेश कुमार जो मेरा ग्रेट आर्चर है, इतना मैं राकेश के लिए बोलूंगा उतना कम है, क्योंकि राकेश ने सर ये 7 साल की जर्नी में, क्योंकि एक ओलंपिक की जो रेस होती है उसको हम 7 साल बोलते हैं, और इस 7 साल की जर्नी में राकेश ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। वर्ल्ड के सारे मेडल और अर्जुन अवार्ड भी उसने, मतलब अभी जो 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में मतलब उसको अर्जुन अवार्ड भी मिला। तो मेरे अभी 2 बच्चे अर्जुन अवार्ड भी है और वर्ल्ड के सारे मेडल मतलब मेरे बच्चों ने आज मुझे लाके दिए है, तो मैं बहुत खुश हूँ। राकेश जी, आपसे जुड़ते हैं, आपकी बहुत प्रशंसा हमने आपके गुरु से सुनी है, और आप अपने बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि आप जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं, आपको कैसी अनुभूति होती है, कैसा अनुभव आपको लगता है कि जब आप देश के लिए मेडल जीतते हैं और आपको याद आता है कि किस संघर्ष से आप निकले और कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे? तो इन बातों को हमारे साथ आप शेयर कीजिए। सर, जैसे सर ने बताया कि जब भी मैं नेशनल या इंटरनेशनल कहीं भी पार्टिसिपेट करता हूँ और मेडल जीत के आता हूँ, तो मैं हमेशा यही मानता हूँ कि ये सब मेरे माता पिता और मेरे गुरु का आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और ये सब मुमकिन हो पाया है। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 में जब मैं अपने गुरुजी से मिला था पहली बार, और जब उन्होंने मुझे आर्चरी में लाए थे वो, तो 15 दिन बाद उन्होंने मुझे ये कह दिया था कि तू राकेश 2018 के एशियन गेम खेलेगा, तू 2020 का ओलंपिक खेलेगा और तू दुनिया के सारे मेडल जीतेगा। तो सर 15 दिन में किसी को ये कह देना कि तू ये सब करेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे कोच साहब जो हमारे गुरुजी है, भगवान ने इनको एक ऐसी शक्ति दे रखी है कि जो कह देते हैं जिस बच्चे को, तो वो बच्चा वो करके दिखाएगा। और उसके पीछे सिर्फ उस बच्चे की मेहनत नहीं होती, उसके पीछे हमारे उस गुरु का भी उतना ही हाथ होता है कि वो किस तरह से हमें ट्रेन करते हैं। वो हमें डांटते भी है, हमें प्यार भी करते हैं, हर चीज होती है, लेकिन वो जो ट्रेनिंग का टाइम होता है ना सर,
हमारे साथ बिताते हैं वो, क्योंकि 2017 से मैं देख रहा हूँ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आर्चरी एकेडमी में सर की ड्यूटी 10 बजे शुरू होती है बिल्कुल। और शाम को 5 बजे खत्म हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम 8 बजे आ रहे हैं तो सर हमारे साथ 8 बजे ग्राउंड पे आते हैं। और कभी सर एक चीज हमने देखी होगी कि हर कोच अपने प्लेयर को ये रणनीति सिखाता है कि वो प्लेयर ऐसे खेलता है, तुम्हें उसके साथ इस तरह से खेलना है। कभी हमारे कोच ने हमें ये चीज नहीं सिखाई। वो हमें सिर्फ अपनी शूटिंग प्रोसेस जो हमें सिखाते हैं उस पे फोकस करने के लिए कहते हैं, और उसी फोकस से उनके आशीर्वाद से आज हम इस मुकाम पे हैं कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 हूँ, शीतल वर्ल्ड नंबर 1 है, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि पायल भी वर्ल्ड नंबर 1 बनेगी। बिल्कुल, जैसा कि पायल का तो हम पढ़ भी रहे थे, उनका सपना है पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतना। आपने अपने लिए क्या लक्ष्य रखे हैं आने वाले टाइम में? सर मेरा ऐसा है, मैं हमेशा अपने कोच साहब की सिखाई हुई एक बात हमेशा याद रखता हूँ कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाता हूँ और उनको अचीव करने की कोशिश करता हूँ। उनको अचीव करते करते बड़े कंपटीशन आते हैं, उनमें मैं नर्वस नहीं होता, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं होता, क्योंकि मैं शुरू से छोटे छोटे लक्ष्य को भेदता हुआ आगे आता हूँ। आदत है मेरी। जी। मैं ज्यादा लंबे लक्ष्य नहीं बनाता सर। जी कुलदीप जी, आपसे भी लास्ट में एक छोटी सी टिप्पणी में लेना चाहूंगा कि जो हमारी पैरा आर्चिंग है वो दुनिया भर में किस तरह से देखी जा रही है, और आगे आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिहाज से आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? सर मैं पहले तो बताऊं, अगर हम पैरा आर्चरी की बात करें, पैरा आर्चरी को मैंने 2009 में मतलब शुरू किया था, और भारत की पहली पैरा महिला तीरंदाज जो ज्योति बालियान मेरी स्टूडेंट है, उसको मैंने खड़ा किया था। और फिर पैरा आर्चरी को मैंने धीरे धीरे डेवलप किया, और पहला इंटरनेशनल मेडल, मतलब एक ऐतिहासिक मेडल 2018 में हमने जीता। और वो चेक रिपब्लिक वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट के दौरान, उस टूर्नामेंट के दौरान उसमें भी 2 स्टूडेंट मेरे ही थे, राकेश एंड तारिफ दहिया। और उसके बाद हमने सर मेडलों की हर जगह हर टूर्नामेंट में हैट्रिक लगा दी। और आज पूरा वर्ल्ड, जब हिंदुस्तान के आर्चर मेरे हरविंदर सिंह हो, राकेश कुमार हो, श्याम सुंदर स्वामी हो, या मोहम्मद सावेज हो, या सरिता अढ़ाना हो, या पायल नाग हो, या ज्योति बालियान हो, तो मतलब जब मेरे राकेश कुमार हो, सारे आर्चर जब होते हैं ना खड़े, तो लोगों की एक आते हैं ना देसी, हमारे गांव में बोलते हैं कि भाई ये पहलवान उतर गया तो भाई अभी पिंडली कांपती है। तो सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक अपने गांव की भाषा यूज किया, तो आज हमारे देश के आर्चरों को देख करके लोग घबरा जाते हैं, यार हिंदुस्तान वो कमाल कर रहा है। हिंदुस्तान आर्चरी ने वो करके दिखाया वर्ल्ड में। मैं शीतल देवी की बात करूंगा, शीतल देवी पूरे वर्ल्ड की एक पहली ऐसी महिला तीरंदाज है जो आर्मलेस है, और जिसने वर्ल्ड रैंकिंग 1 और वर्ल्ड के सारे मेडल जीते हैं। मैं बात करूंगा पायल नाग की, जो पूरे वर्ल्ड में एक लौती महिला तीरंदाज है, जो मेल और फीमेल में आज तक कोई भी पूरे वर्ल्ड में ऐसा तीरंदाज नहीं है जिसको चारों लीव ही नहीं है। और आज भारत सब जगह मेडल जीत चुका है। अभी हम पैरालंपिक की बात करेंगे, गोल्ड हमारे पास में पैरालंपिक का है, ब्रोंज हमारे पास में 2 पैरालंपिक के है। हम एशियन गेम की बात करेंगे, 7 मेडल होंजू में हमारे पास पैरा एशियन गेम में है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के हमारे पास में ब्रोंज और सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल भी हमारे पास में, तीनों मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप के हमारे पास में है। तो सर हमें अभी ओलंपिक के भी बस एक सिल्वर मेडल बचा है हमारा पैरालंपिक का, जो हमें जीतना है, और हम सारे मेडल वर्ल्ड के ले चुके हैं। और मैं सर यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, इस मीटिंग के साथ ही मुझे जस्ट एक मेरे आर्चर का, ऋतिक शर्मा का एक मैसेज आया, अभी एक्चुअली फोन कर रहा था वो, तो मैंने उसको मैसेज ड्रॉप किया। वो अभी छत्तीसगढ़ में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की ट्रायल के लिए गया है, वहां पे सर उसका 3रे नंबर पे चयन हुआ है। तो मैं इससे भी उसको मतलब कांग्रेचुलेशन कहूंगा, ऋतिक शर्मा को भी, और मैं पूरी अकेडमी के अपने आर्चर को, इवन श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी अकेडमी को भी यहाँ पे धन्यवाद दूंगा कि हमारा एक लड़का आज ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के लिए 3rd रैंक पे चयनित हुआ है। और पैरा आर्चरी की तो सर आप जो पूछ रहे हो, तो आज वर्ल्ड में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन पैरा आर्चरी नहीं, पूरे पैरा गेम्स में आज हमारा, जैसे देवेंद्र झाझरिया जी ने बताया, हमारे मोना अग्रवाल ने बताया, तो मेरे सारे जितने भी पैरा आर्चर है, पैरा एथलीट है, सब वर्ल्ड में झंडे गाड़ रहे हैं। बिल्कुल, और आगे आने वाले समय में ये जो हमारा परचम है वो और लहराता रहे। और साथ में ये भी एक समर्थन जरूरी है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, वो हमारे जो पैरा एथलीट्स हैं, पैरा आर्चर हैं, पैरा शूटर हैं, और जो पैरा स्पोर्ट्स से जितने भी जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, उन सभी का हौसला बढ़ाएं, उनकी कहानियों को जानें, उनके बारे में पढ़ें, और अपने जीवन में भी उन प्रेरणात्मक कहानियों को उतारने की कोशिश करें। क्योंकि निश्चित रूप से जो कहानियां आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे, वो आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। चर्चा को आज हम यही समाप्त करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपनी कहानियां साझा की, जो पैरा स्पोर्ट्स का पूरा तंत्र है उसके बारे में हमारे सुनने वालों को उसकी जानकारी दी, और भारत की और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में जो हमने आज जाना, वो निश्चित रूप से हम सभी सुनने वालों के लिए प्रेरणादायक कहानियां हैं। ऐसी चर्चाएं हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे पैरा खेलों के पदक विजेताओं के संघर्ष से शिखर तक पहुंचने की सफर पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे 3 बार के पैरालंपिक्स पदक विजेता पद्म भूषण देवेंद्र झाझरिया, पैरा तीरंदाजी के कोच कुलदीप वेदवान, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की रजत पदक विजेता पैरा तीरंदाज पायल, पैरालंपिक्स 2024 के कांस्य पदक विजेता पैरा तीरंदाज राकेश कुमार और पैरालंपिक्स 2024 की कांस्य पदक विजेता पैरा शूटर मोना अग्रवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।